नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज, जो एक भरोसे और विश्वास का नाम है। और आपके इसी प्यार ने हमें निरंतर आगे बढ़ने और सच को सच की तरह दिखाने के लिए प्रेरित किया है। अपनी इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए एएनबी न्यूज ने खबरों के प्रवाह को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। और इसी कड़ी में स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में। सुबह की ताजगी से लेकर देर रात तक की हर हलचल तक आपकी राजधानी के आसपास घटने वाली हर बड़ी खबर, हर घटना और आप पर पड़ने वाले हर एक असर तक, राजधानी की राजनीति के गलियारों की हर हलचल, राजधानी की हर छोटी बड़ी खबर पर एएनबी न्यूज की पैनी नजर। अगर खबर है आपकी राजधानी के मतलब की, तो हम पहुंचाएंगे सच की हर तह तक, क्योंकि खबरें तो हर कोई देखता है, लेकिन राजधानी की खबरों का निचोड़ दिखाएंगे हम राजधानी लाइव में। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की स्थिति गंभीर होती जा रही है। बुधवार को 264 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 13,000 के पार हो गया। संक्रमित मामलों से ज्यादा 408 मरीज इलाज के बाद घर लौटे हैं। प्रदेश में अभी भी 3,865 एक्टिव मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को आई जांच रिपोर्ट में 4,601 सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं। देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 118 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। नैनीताल में 60 और हरिद्वार में 39 संक्रमित मामले सामने आए हैं। चमोली जिले में 19, पौड़ी में 13, उधम सिंह नगर में 7, चंपावत और टिहरी जिले में 3 कोरोना मरीज मिले हैं। उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिले में एक संक्रमित मरीज मिले हैं। नए संक्रमित मामले बढ़ने के साथ ही मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। बुधवार को प्रदेश में 14 कोरोना मरीजों की मौत हुई, जो अब तक की एक दिन में सबसे ज्यादा है। इसमें एम्स ऋषिकेश में 7, दून मेडिकल कॉलेज 1 और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में 6 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है। इसमें 4 महिला संक्रमित मरीज शामिल हैं। प्रदेश में अब तक 178 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए प्रतीक पाठक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रतीक पाठक, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में क्या अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल सलोनी, बताना चाहूंगा, लगातार उत्तराखंड में कोरोना की मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब ये आंकड़ा 13,225 का पहुंच चुका है। फिलहाल सरकार की तरफ से डॉक्टर्स की लगातार जो है डॉक्टर्स बढ़ा दिए गए हैं। तकरीबन उत्तराखंड में अगर मैं डॉक्टर्स की अगर बात करता हूं तो 1,000 डॉक्टर्सों की तैनाती कर दी गई है। और फिलहाल रिकवरी रेट में उत्तराखंड में बता दो तो कुल स्वास्थ्य जो कोरोना से मरीज हैं वो संख्या रिकवरी रेट काफी अच्छा है और तकरीबन 9,135 लोग अभी रिकवर करके जा चुके हैं। फिलहाल एक्टिव केस की अगर मैं बात करता हूं तो 3,865 का रिकवरी एक्टिव केस अभी फिलहाल में मौजूद है। सबसे ज्यादा संख्या अगर मैं कोरोना की बात करूं तो देहरादून और हरिद्वार और नैनीताल में लगातार मरीजों की संख्याओं में इजाफा हो रहा है। फिलहाल अगर मैं बाहर के लोगों के आने की बात करूं तो लगातार चेकिंग का दौर शुरू है और चाहे फिर अन्य राज्य से जो सीमाएं लगी हुई हैं वहां पर चाहे आसारोड़ी चेकिंग पोस्ट हो या फिर रुड़की के क्षेत्र से यूपी का सटा हुआ बॉर्डर है, वहां पर भी लगातार चेकिंग का दौर शुरू है। पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगातार तैनात है, जो टेम्परेचर लगातार देखा जा रहा है। साथ ही जो लगातार जो चेकिंग के साथ साथ जो कोरोना के जो लैब टेस्ट है उसको लेकर लगातार सरकार बढ़ा रही है। अभी फिलहाल उत्तराखंड में 5 लैबें बनाई गई हैं, जिसमें लगातार कोविड-19 के टेस्ट किए जा रहे हैं। कोविड-19 सेंटरों को बढ़ाने की
लगातार सरकार बात कर रही है। ऐसे में उत्तराखंड के तकरीबन कोविड-19 सेंटर हैं, जिसमें देहरादून का जो कोविड-19 सेंटर है उसमें बेडों की संख्याओं को लगातार बढ़ाया जा रहा है। रायपुर स्टेडियम में सभी सभी चीजों को दुरुस्त कर दिया गया है कि जिससे कि जो मरीज अगर बढ़ते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जी सलोनी, अगर जानना चाहें कि जांच का दायरा कितना बढ़ाया गया है, एक दिन में कितनी जांच की जा चुकी है? बिल्कुल, अगर मैं बात करता हूँ तो तकरीबन 400 से 500 की अभी जांचें शुरू हो गई हैं, क्योंकि ये जांचें जो पहले की अगर मैं बात करता हूँ तो ये तकरीबन 100 से 200 की जांचें जा रही थी, लेकिन अब जांचों की संख्या बढ़ाई गई, जिसके चलते ये मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में जो स्वास्थ्य सचिव है वो भी अपनी निगरानी के साथ कार्य कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देर रात एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत चिकित्सकों के साथ बात की है, जिसमें उन्होंने उसकी हौसला अफजाई की है और उन्होंने जो 4-5 महीने लगातार जो चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको उनसे बिल्कुल ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि कहीं कोई दिक्कतों का अगर सामना करने तो पड़े तो तत्काल तौर पर वो मुख्यमंत्री को साफ तौर पर बता सकें। तो फिलहाल सारी व्यवस्थाएं लगातार देखी जा रही, स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार तैनात है, चाहे फिर कोविड-19 सेंटर के जो अंदर जो व्यवस्था है उसको देखने की निगरानी हो, या फिर जो दूरस्थ क्षेत्र है यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें डॉक्टरों की किस तरीके से तैनाती करनी है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य निदेशक लगातार नजर बनाए हुए हैं। जी, वहीं दूसरी ओर बात करें हल्द्वानी कोतवाली की, तो वहां पर भी एक मुलाजिम जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तो जेल तक ये कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। बिल्कुल सलोनी, पहाड़ों की क्षेत्रों की अगर दूरस्थ क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो दुर्गम क्षेत्र हैं और ऐसे में स्वास्थ्य सेवाएं कहीं ना कहीं वहाँ काफी नदारद दिखती हैं और डॉक्टर्स की पहुंचने की दिक्कतें लगातार बनी रहती हैं। लेकिन इन 4 से 5 महीनों के अंदर कहीं ना कहीं चीजों को दुरुस्त किया गया है, डॉक्टर्सों की पहाड़ों पर तैनाती की गई है, क्योंकि जो प्रवासी बड़ी संख्या में लौटे हैं, प्रवासियों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 2.5 लाख प्रवासी उत्तराखंड पहुंचा है और ऐसे में कोरोना के मरीज जो पहाड़ों में दिख रहे हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रधानों को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है। जो कोविड सेंटर या जो आइसोलेशन वार्ड टाइप बनाए गए हैं, तो वो घरों में जो आइसोलेशन वार्ड बने गए हैं उसमें प्रधानों को जिम्मेदारी दी गई है कि जो भी अगर कोई बाहर से कुल मिलाकर प्रतीक सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। कोरोना वायरस को हराने के लिए हर वो तमाम कोशिशें की जा चुकी है उत्तराखंड सरकार की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां देने के लिए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एसवाईएल को लेकर पंजाब पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब में पानी है या नहीं, ये मुद्दा विचाराधीन ही नहीं है। विज ने कहा कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में बहस और चर्चा हो चुकी है और पंजाब अपना पक्ष रख चुका है। ये सब सुनने के बाद ही उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला लिया था कि अब नहर बनाई जाएगी। अब मसला ये नहीं है कि नहर कैसे बनाई जाएगी, उसे पंजाब या हरियाणा बनाने या केंद्रीय एजेंसी बनाए। उन्होंने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा को जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पूरे पक्ष को मजबूती के साथ रख रहे हैं। दरअसल एसवाईएल का मुद्दा काफी लंबे समय से चला हुआ है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला भी आया है और अब इसी को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। ज्यादा जानकारी के लिए विनीत कपूर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विनीत कपूर, आपसे जानना चाहेंगे, एसवाईएल का मुद्दा बहुत पुराना है और लगातार चलता आ रहा है। ऐसे में अब हरियाणा और पंजाब में फिर से सियासत शुरू हो गई है। देखिए, सीधे तौर पर अगर एसवाईएल के मसले की बात करें तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जब हरियाणा पंजाब के बीच में केंद्र की मध्यस्थता के बीच एक बैठक होती है और लाजमी सी बात है उस बैठक में जब पंजाब भी अपना पक्ष रखता हुआ नजर आता है और हरियाणा भी अपना पक्ष रखता हुआ नजर आता है, तो उसके बाद सियासत होनी जो है वो लाजमी थी। तो ऐसे में जो पंजाब के मुख्यमंत्री का बयान था जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए कि पानी की असेसमेंट करवाई जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी बयान दिया कि अगर एसवाईएल का निर्माण होता है तो पंजाब एक बार फिर से जल सकता है, एक बार फिर से आतंकवाद का दौर जो है वो पंजाब में आ सकता है। तो इसी पर अब
प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं, जहां हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जो हैं वो इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बता रहे हैं। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अब असेसमेंट का कोई जिक्र ही नहीं हुआ, ना ही वो तय एजेंडे में था। अब एजेंडा था कि नहर किस ढंग से बनानी है, क्या हरियाणा इस नहर का निर्माण करेगा, पंजाब करेगा या फिर केंद्र करेगा, इस पर विचार विमर्श हो रहा है। क्योंकि पहले ही इन तमाम इश्यूज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब सुनवाई हो रही थी तो उस पर विचार विमर्श हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के हक में अपना फैसला भी सुना चुका है। अब मेन मुद्दा यह है कि कौन ये नहर बनाएगा। इसी वजह से वो मुख्यमंत्री जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है उनके बयान को गैर जिम्मेदाराना बता रहे हैं। और केवल गृह मंत्री अनिल विज नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी पंजाब के नेता अमन अरोड़ा की भी बात करें तो उनकी भी जो प्रतिक्रिया निकल के सामने आई है वो भी यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री का यह बयान जो है पंजाब की जनता को गुमराह करने वाला है, पंजाब की जनता को भड़काने वाला है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री को इस पद पर रहते हुए इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। तो लगातार मुख्यमंत्री के बयान को लेकर सियासत का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और जो विरोधी पार्टियां हैं वो कांग्रेस को इस बयान के आधार पर घेरती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन विनीत कपूर, दोनों तरफ से अगर देखी जाए, जनता की बात की जाए तो दोनों तरफ से जनता तो इस दोनों मुद्दों में पिस रही है ना। देखिए, सीधे तौर पर जनता की बात करें तो जिस तरह से अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के जो उपरले इलाके हैं यानी जो नहर के आसपास के इलाके हैं जहां पर नहर से ही खेती होती है वो लोग जरूर चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो पंजाब है उसको ज्यादा हिस्सा पानी का मिले, क्योंकि पंजाब के कई एरिया ऐसे हैं जो डार्क जोन में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का जो दक्षिणी क्षेत्र है उसके लिए ये एसवाईएल जो है ये कहीं ना कहीं लाइफलाइन मानी जाती है, क्योंकि अगर ये लाइफलाइन बनती है तो फिर दक्षिणी हरियाणा के लोगों की प्यास बुझती हुई नजर आएगी। इसके अलावा कपूरी गांव की बात करें, ये वो गांव है जहां पर साल 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पहुंची थी, उन्होंने एसवाईएल के लिए पहला टक लगाया था। तो अगर उस गांव की बात करें तो उस गांव के लोग भी चाहते हैं कि एसवाईएल का निर्माण हो, क्योंकि उस गांव के लोगों को भी पानी नसीब नहीं हो रहा, भले ही वो पंजाब का क्यों ना गांव हो। तो ऐसे में जरूर कुछ लोग इसके हितैषी हैं कि एसवाईएल का निर्माण होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसका विरोध करते हुए नजर आते हैं कि अगर पंजाब के पास वाकई में ही पानी नहीं है तो फिर वो दूसरे प्रदेशों को कैसे देगा। तो बड़ा मुद्दा है, इस पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ही कोई अंतिम फैसला लेता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लगातार पंजाब जो है वो अपने स्टैंड पर कायम है कि उनके पास अपने लिए पानी नहीं है तो वो दूसरों को कैसे देगा। और एक और नया मुद्दा जो इस बैठक के अंदर निकल के सामने आया कि 60-40 की रेशो है पंजाब और हरियाणा के बीच में। तो ऐसे में असेसमेंट के साथ साथ जो यमुना नदी है उसके पानी का भी बंटवारा किया जाए, पंजाब को यमुना नदी के पानी का भी हिस्सा जो है वो उपलब्ध करवाया जाए, क्योंकि जिस वक्त बंटवारा हुआ था उसमें सीधे तौर पर हरियाणा को जब पानी देने की बात की गई तो वो समय कुछ और था कि पंजाब के पास जलस्तर जो था वो काफी ऊंचा था, लेकिन इस वक्त जलस्तर जो है वो काफी नीचे जा चुका है। भूमिगत पानी की बात करें वो काफी डाउन जा चुका है, 300 से 400 फीट पानी जो है वो नीचे डाउन जा चुका है। तो ऐसे में जरूर अब पंजाब ने यमुना नहर के ऊपर भी अपना दावा ठोक दिया है कि उससे पंजाब को पानी उपलब्ध करवाया जाए। यानी लगातार इस एसवाईएल मामले के अंदर नवे समीकरण जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब दोबारा जब बैठक होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगले 10 दिन के अंदर एक बैठक दोबारा से होगी, उसमें किस मसले पर चर्चा होती है और उसके बाद रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में क्या जाएगी और सुप्रीम कोर्ट उस रिपोर्ट के आधार पर क्या कुछ फैसला लेता हुआ। देखिए, बैठक की बात करें तो बैठक में समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसी बैठकें पहले भी कई बार हो चुकी हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें हस्तक्षेप करके कोई फैसला लेने का काम करता है तब इस मुद्दे का हल जरूर निकलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहां पर हरियाणा इस बात का पक्षधर है कि उसको पानी चाहिए ही चाहिए, नहर का निर्माण होना ही चाहिए। दूसरी तरफ पंजाब इस दर का पक्षधर है कि उसके पास पानी नहीं है तो वो नहर का नहीं बना सकता। और साथ साथ पंजाब ये भी कह रहा है कि पिछली शिरोमणि अकाली दल बीजेपी सरकार ने जमीन जो है जो कहीं ना कहीं एसवाईएल के लिए अधिग्रहित की गई थी उस सभी जमीन को भी डी नोटिफाई कर दिया गया, किसानों को वो जमीन भी लौटा दी गई है। तो ऐसे में अब पंजाब जो है वो पक्षधर नहीं है कि किसी भी सूरत में एसवाईएल बने। अब इसमें यही देखने वाली बात रहेगी कि इन स्टैंड्स के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है। जी विनीत कपूर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो एसवाईएल का मुद्दा एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें देखना होगा कि क्या आगे के सुलह की जाती है, क्या रास्ता निकाला जाता है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच करेगी। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच के लिए सीबीआई ने एक एसआईटी टीम का गठन किया है, जिसमें 4 वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए हैं। बुधवार को इस संबंध में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस की जांच का अधिकार सीबीआई को है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने बिहार में दर्ज की गई एफआईआर को सही माना है। सीबीआई ने इस मामले की जांच के लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलते ही सुशांत की मौत की जांच के लिए एक एसआईटी का ऐलान कर दिया गया। एसआईटी का नेतृत्व सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर मनोज शशिधर करेंगे। उनके अलावा गगनदीप गंभीर, एसपी नूपुर प्रसाद और एडिशनल एसपी अनिल यादव इस टीम का हिस्सा होंगे। ये सभी सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच करेंगे। बता दें कि सीबीआई की जांच बिहार पुलिस की एफआईआर पर आधारित होगी, जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने, धोखाधड़ी और साजिश रचने का मुकदमा दर्ज किया गया था। उस एफआईआर के आधार पर ही आईपीसी की धारा 341, 348, 380, 406, 420, 306 और 120 भी शामिल हैं। दरअसल सुशांत के परिवार ने उनके कत्ल का शक जाहिर किया है, लिहाजा एसआईटी उसी शक को मद्देनजर रखते हुए फ्लैट के कमरे में क्राइम सीन भी रिक्रिएट करेगी। साथ ही डमी टेस्ट भी किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश सोनी, आपसे जानना चाहेंगे, एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है, अब किस तरीके से जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से कल सबसे बड़ी अदालत उच्च न्यायालय ने जो है आदेश दिया है कि अब पूरे मामले की जांच जो सीबीआई करेगी, सबसे पहला सवाल यही था कि क्या बिहार में दर्ज किया गया एफआईआर सही था। इस पूरे मामले को लेकर अब जो है उच्च न्यायालय ने साफ तौर पे कह दिया है कि जो मामला दर्ज किया गया था कहीं न कहीं सही था। ऐसे में सीबीआई से जांच करवाना भी सही था। अब रही बात लोगों को सुर बदलने की, तो लगातार जो है महाराष्ट्र में राजनेताओं के सुर बदल चुके हैं, क्योंकि राजनेता जिस तरह से पहली बार कह रहे थे कि नहीं, मुंबई पुलिस पर भरोसा रखिए, जांच करेगी, ऐसे में अब सीबीआई को देने के बाद लोगों के सिर बदल चुके हैं। लोगों का कहना है कि सीबीआई को देने के बाद अब न्याय की जो गुहार थी वो कहीं न कहीं सही ठहराई जाएगी। ऐसे में सीबीआई अब जो नए तरीके से अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी, जिस तरह से बिहार में जो मामला दर्ज किया गया था सेक्शन को लेकर, उसमें जो है आत्महत्या के लिए उस्काने, धोखाधड़ी और साजिश रचने का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें अगर सेक्शन की बात की जाए 341, 348, 380, 406, 420, 306 और 120 बी के तहत पूरा मामला दर्ज किया था। लेकिन सत्यप्रकाश सोनी, यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि बार बार मुंबई पुलिस या मुंबई सरकार की ओर से ये कहा जा रहा था कि मुंबई पुलिस ही जांच करेगी, लेकिन ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अब दोबारा से नए सिरे से जांच शुरू की जाएगी, तो ऐसे में मुंबई पुलिस कितना सहयोग करती हुई नजर आएगी? देखिए, कल शाम को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बयान दिया है कि अब सीबीआई का जांच में हम लोग पूरी तरह से सहयोग करेंगे। सीबीआई जिस तरह से हमको मदद के लिए बुलाएगी, हम उनके लिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा है कि मुंबई पुलिस के लिए गर्व की बात है कि सीबीआई की मदद करेगी। अब लेकिन ऐसे में पहले मुंबई पुलिस की ही बात की जाए या मुंबई सरकार की ही बात की जाए, तो वो बार बार कहते हुए नजर आ रहे थे कि सीबीआई जांच नहीं होगी और मुंबई पुलिस ही जांच करेगी। निष्पक्षता से वो जांच कर भी रही है। देखिए, शुरुआती दौर में लगातार यही कहा जा रहा था कि मुंबई पुलिस सही दिशा में जांच कर रही है, मुंबई पुलिस पर भरोसा रखे, सीबीआई को जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह से तमाम बातें जो है सरकार के द्वारा कही जा रही थी। वो चाहे संजय राउत हो, चाहे तमाम जो शिवसेना के नेता हो, या फिर यूं कहे तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हो, यहाँ तक कि अब शरद पवार के पोते पार्थ ने भी कहा है कि सीबीआई का हम स्वागत करते हैं। सीबीआई जो अब साफ तौर पे जो निर्णय लेके वो सबको मानना होगा, और सीबीआई से ही साफ हो पाएगा कि सुशांत केस में मर्डर है या आत्महत्या। और वही दूसरी तरफ लगातार जो है अब मुंबई पुलिस कमिश्नर जो है लगातार एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात कर रहे हैं और गृह मंत्री अनिल देशमुख से मुलाकात कर रहे हैं कि किस तरह से रणनीतियों की, किस तरह से जो दस्तावेज है उनको सौंपा जाएगा। हालांकि
एसआईटी जो टीम बनाई गई है उनमें से उन 4 वरिष्ठ अधिकारियों को जो है अब पत्र लिखकर जो है मांग करेगी कि मुंबई पुलिस ने जिस तरह से वो तैयारी कर रखी थी कि पूरे घटना में जिस तरह से पूरे मामले क्या, तो चाहे वो क्राइम डायरी की बात करें या फोटोग्राफ्स की बात करें, अट्रोसिटी रिपोर्ट, मुकाई वारदात पर जाकर भी सुराग तलाशने की कोशिश करेगी एसआईटी। जी जाहिर सी बात है, एसआईटी अपने तरीके से नए सिरे से जांच करेगी। एसआईटी की टीम उस बांद्रा स्थित उस फ्लैट में भी जाएगी जहां पर सुशांत का जो बॉडी मिला है। ऐसे में उन सीन को भी क्रिएट किया जाएगा, रिक्रिएट किया जाएगा। जिस वक्त बयानबाजी हो रही थी, जिस वक्त लोगों ने पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन दिया था, उसके साथ साथ तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अलावा तमाम अभी देखना ये होगा। एसआईटी का गठन किया गया है, नए सिरे से जांच पड़ताल फिर से शुरू होगी। रिया के परिवार से, रिया से भी दोबारा से बयान लिए जाएंगे। अब देखना ये होगा कि क्या नए सिरे से ये जो जांच पड़ताल की जाएगी उसमें किस हद तक कितने कदम आगे बढ़ती है एसआईटी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं कांग्रेस के सियासी ड्रामे के बाद बुधवार को सचिन पायलट अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक पहुंचे। सचिन पायलट की एक झलक पाने के लिए करीब 100 किलोमीटर लंबे रास्ते में लोग सड़क किनारे खड़े हुए थे। 1 घंटे का सफर 4 घंटे में पूरा हुआ। टोंक पहुंचकर सचिन पायलट ने कहा कि जो कुछ हुआ वो अतीत की बात है, अब सब कुछ हमने कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी पर छोड़ दिया है। बता दें कि जयपुर से टोंक के बीच 100 किलोमीटर तक जयपुर टोंक हाईवे पर जश्न का नजारा था। बड़ी संख्या में महिलाएं भी सड़क पर उतरी दिखाई दी। जगह जगह सचिन पायलट का स्वागत किया गया। हालांकि कोरोना के समय इस तरह की भीड़ इकट्ठा होने पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट ने कहा कि हमने किसी को बुलाया नहीं था और लोग आ गए तो किसी को कैसे मना कर सकते। सचिन पायलट ने कांग्रेस में मचे सियासी संग्राम पर कहा कि अब जो कुछ होगा वो सोनिया गांधी के हाथ में है। वहीं दूसरी तरफ इस मौके पर सचिन पायलट ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पायलट ने कहा कि फेसबुक को लेकर जो खुलासा हुआ है वो बेहद गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए संदीप अग्रवाल हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। संदीप अग्रवाल, गर्मजोशी से सचिन पायलट का स्वागत किया गया। बिल्कुल सलोनी, देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस का सियासी ड्रामे के बाद बुधवार को सचिन पायलट टोंक जो निर्वाचन क्षेत्र था वहां पे पहुंचे थे, वहां पे सबसे बड़ी बात सामने ये आई कि शक्ति प्रदर्शन उन्होंने किया। 100 किलोमीटर के दायरे तक उनका स्वागत के लिए लोगों ने पलक पावड़े बिछाए और जगह जगह उनके स्वागत की भव्य ये कहें डेकोरेशन की गई थी। और सचिन पायलट को वहां पे देखे गदगद हो गए, भावुक भी हुए। भावुक होते हुए उन्होंने साफ कहा कि जो आपका प्यार और स्नेह मुझे मिला है वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मेरी उपलब्धि है। कहीं उन्होंने ये भी कहा कि डिप्टी सीएम का पद त्यागने के बाद पहली बार मैं टोंक पहुंचा हूँ, निर्वाचन क्षेत्र पहुंचा हूँ, यहाँ की जनता मुझे स्वीकार करेगी, ये मुझे विश्वास था। आज की जो कार्यक्रम लोगों मेरी स्वागत की तैयारी जो कर रखी है लोगों ने, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आने वाला समय आपके प्यार और स्नेह के कारण मैं काम करूंगा और टोंक जिले का जो विकास कार्य है उसमें कहीं कमी नहीं आने दूंगा। ऐसे में सलोनी सबसे बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पे कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो वहां पे भी ये तो सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट ने इसको भी पलटवार करते हुए साफ कहा है कि मैंने इन लोगों को नहीं बुलाया, ये तो इनका प्यार था तो मुझे यहाँ पर मेरा प्यार था तो यहाँ पे खींच लाया। तो सलोनी कहीं ना कहीं ये है कि जो बुधवार को सचिन पायलट अपने निर्वाचन क्षेत्र टोंक में गए हैं, वहां पे उन्होंने शक्ति प्रदर्शन जो किया है, लोगों ने जो उनकी स्वागत की तैयारी कर रखी थी, उसको देखते साफ लगता है कि टोंक जिला जो है वो आज भी सचिन पायलट की सामने एक शक्ति के सामने उभर कर सामने आ सकता है। संदीप अग्रवाल, इसी के साथ ही सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस सरकार के अभी भी 3.25 साल बचे हुए हैं। ऐसे में विकास कार्य जो है या जो भी उन्होंने आला कमान अधिकारियों से बात की थी वो पूरा सियासी ड्रामा विकास कार्यों को लेकर ही हुआ था। तो आगे आने वाले समय में इन सालों में कितना विकास कार्य होने की उम्मीद है? देखिए जिस प्रकार से आनन फानन में वहां पे सचिन पायलट जो पहुंचे थे, पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं और निर्वाचन क्षेत्र टोंक है, वहां पे आनंद फानन में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली, जो भी योजनाएं चल रही हैं, आमजन को हित को लेकर जो योजना चल रही है उनकी समीक्षा बैठक की। जिला कलेक्टर जो है उनसे भी उन्होंने समीक्षा बैठक की। कोरोना के साथ जो कोरोना महामारी उसको लेकर जो दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी की है उसको पालना के लिए भी उन्हें प्रतिबंधित किया गया। और वहीं पर सबसे बड़ी बात यह है
कि सचिन पायलट ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी वंचित है किसी भी योजना से उसको संपूर्ण लाभ दिलाया जाए, पूरा लाभ योजना का मिले, ये सुनिश्चित की जाए। संबंधित अधिकारी अगर नहीं करते हैं तो वो संबंधित अधिकारी नपेंगे। ऐसे में सचिन पायलट ने विकास कार्यों में कभी कोई कमी नहीं आने की बात कही है। एसपी जो थे उनको भी साफ साफ उन्होंने कहा कि पीड़ित व्यक्ति की बात को प्राथमिकता दी जाए। अगर थाने में कोई मुकदमा दर्ज करवाने आता है तो उसको प्रायोरिटी देते हुए उसकी देखभाल की जाए और उसकी मदद की जाए। पुलिस का कर्तव्य है। पुलिस महकमे की बात करें, रसद विभाग की बात करें, मेडिकल विभाग की बात करें, अन्य सभी जो भी विभाग हैं उनकी सभी की समस्या भी रखी। उन्होंने विकास कार्यों में कमी नहीं आने और विकास कार्यों के लिए पैसों की कभी कमी नहीं आने की बात उन्होंने कही है वहाँ पे। ठीक है संदीप अग्रवाल, अब देखना ये होगा कि 3.25 साल का जो हवाला दिया गया है सचिन पायलट की ओर से, उसमें वो किस तरीके से विकास कार्य कर पाते हैं। जो सियासी ड्रामा हुआ था राजस्थान में और जिस विकास कार्यों के लिए किया था, कितना काम राजस्थान में हो पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो राजधानी लाइव में ये थी आज तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए ANB न्यूज़।